Hello my dear children, welcome to my channel Sudhir Sir Chemistry. बेटा दिस इज अ कंटिन्यूटी पार्ट. ये जो हमारा सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट था, ये कंटिन्यूटी पार्ट है बेटा उसमें. और ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें देखना है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट विथ ए लिक्विड अमोनिया. ये टू ए ग्रुप एलिमेंट लिक्विड अमोनिया से कैसे रिएक्ट करते हैं. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपके पास जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं ना, दे डज नॉट रिएक्ट विद द लिक्विड अमोनिया. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ ए लिक्विड अमोनिया. बेटा ये लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट नहीं करते हैं. अब आपसे पूछा जाएगा व्हाई दे डज नॉट रिएक्ट विद द लिक्विड अमोनिया, तो आपके पास रीजन वही वाला है जो पहले वाला था. because of having high ionization energy. बेटा इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होने के कारण ये लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट नहीं करते. तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली बेटा जो बचे हुए एलिमेंट है, इन दोनों को छोड़ के कौन से एलिमेंट बचे. कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, they all reacts with a liquid ammonia. तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम react with the liquid ammonia, but beryllium and magnesium does not react with the liquid ammonia because of its high ionization energy. Is it clear? तो ये था बेटा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और वो पार्ट होगा अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम. हमारे नीट एग्जाम में इसके ऊपर, आईआईटी मेंस में इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं. व्हाट इज द अनोमलस बिहेवियर ऑफ ए बेरिलियम. बेरिलियम की अनोमलस बिहेवियर क्या क्या है, राइट. अब बेटा हम बोल सकते हैं कि बेरिलियम बाकी लोगों से बेरिलियम कैसे, मतलब व्हाई दिस बेरिलियम विल बिहेव डिफरेंटली देन द अदर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप. तो इसका हम रीजन लिख सकते हैं बेटा ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. आप जानते हो बेरिलियम की साइज बहुत छोटी है. और ये भी बोल सकते हैं कि बेटा उसकी चार्ज डेंसिटी जो होती है ना, इट इज हैविंग ए वेरी हाई चार्ज डेंसिटी भी है. इट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवैलेंट कंपाउंड. तो यही वाला रीजन जो आपने लगाया था लिथियम में, वही यहां भी लगाना है. तो मैं लिख दू व्हाट इज द अनोमलस, बेटा व्हाट इज द अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम. बेटा बेरिलियम का अनोमलस बिहेवियर क्या क्या है वो देखेंगे. लेकिन क्यों है उसका रीजन जानते हो. क्यों? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. बेटा बेरिलियम की साइज छोटी है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी भी है एंड हाई चार्ज डेंसिटी भी है. इज इट क्लियर. मैं रिपीट कर रहा हूं. बेरिलियम बाकी एलिमेंट से अनोमलसली क्यों बिहेव करता है, तो साइज छोटी है, इसकी हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बोलो या हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन द बेरिलियम विल बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप. अब अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप मतलब क्या होगा. हम बोल सकते हैं बेटा इसकी टेंडेंसी क्या है. बेरिलियम हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड. मतलब बेरिलियम कोवैलेंट कंपाउंड आसानी से बना सकता है. इतना ही नहीं बेटा, उसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है और उसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी भी है. इट हैज ड्यू टू स्मॉल साइज इट हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. ड्यू टू स्मॉल साइज इट हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी. बेटा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है. टेंडेंसी बेरिलियम की टू फॉर्म द कोवैलेंट कंपाउंड, राइट. और अगर आप बाकी अदर एलिमेंट से इसको अगर कंपेयर करो ना, तो अपना बेरिलियम बेटा इट इज ए हार्डर. बेरिलियम इट इज हार्डर देन अदर 2A ग्रुप एलिमेंट्स. अगर आप बेरिलियम की हार्डनेस बाकी एलिमेंट से कंपेयर करो तो बेरिलियम इज हार्डर देन द अदर 2A ग्रुप एलिमेंट्स. इतना ही नहीं बेटा, और एक अच्छी प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की भी लिख सकते हैं. क्या कि हमारा बेरिलियम अगर रिएक्टिविटी के टर्म में देखो तो इट इज अ लेस रिएक्टिव, मतलब लो रिएक्टिव इन नेचर है. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नेचर में देखो बेटा, तो बेरिलियम इज हैविंग ए MP, मतलब it is having a high melting point and boiling point. It has high melting point
एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है, राइट। अगर आप इसे डिसॉल्व करो बेरिलियम को अल्कली में, तो वो डिसॉल्व तो होगा एंड हैज अ टेंडेंसी टू लिबरेट द गैस कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन गैस। हम ये लिख सकते हैं बेटा, बेरिलियम dissolves in, what you can say, बेसिक नेचर ले लो, NaOH ले लो बेटा, इट dissolves in alkali। हम अल्कली जो कंसेप्ट कर रहे हैं, कंसिडर करने वाले, वो है NaOH। तो बेरिलियम dissolves in alkali NaOH and liberate the gas called as a hydrogen gas। चलो इसकी रिएक्शन लिख के देखेंगे बेटा, व्हाट डज इट फॉर्म। एक्चुअली अगर बेरिलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, वो सोडियम बेरिलेट बनाएगा बेटा, सोडियम बेरिलेट। तो ले लो, ये बेरिलियम है, आपने किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से रिएक्ट करा लिए, तो क्या देगा बेटा, वो देगा Na2BeO2 कॉल्ड एज ए सोडियम बेरिलेट, प्लस दैट इज हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होता है बेटा। ये जो फॉर्म होता है ना हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब इसकी वाटर ऑफ डिस्टिलेशन 2 है, और ये लिबरेट करेगा गैस कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है सोडियम बेरिलेट। तो बेरिलियम ऑन रिएक्टिंग विद NaOH फॉर्म द सोडियम बेरिलेट एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। इतनी नहीं है बेटा, अगर आप बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात करो ना, दे आर द एम्फोटेरिक इन नेचर है। अगर मैं यहां लिख दूं, बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं और बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं बेटा, अगर आप इनकी बात करो, बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब जानते हो बेटा क्या है, कि ये बेरिलियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। और ये आपको बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, ये बेटा ये भी एसिड से रिएक्ट कर सकता है और ये भी बेस से रिएक्ट करेगा, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि बेरिलियम ऑक्साइड हैज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस, इवन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आल्सो हैज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। चलो इसका एक एग्जांपल करके देखेंगे बेटा। बेरिलियम ऑक्साइड को आप एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट करा लो। चलो मैं कर रहा हूं, ये मेरा बेरिलियम ऑक्साइड है, तो भाई ये भी बेरिलियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन एसिड से करवाए, इसकी रिएक्शन बेस से करवाए। बेटा अगर एसिड से करवाएंगे तो ये एसिड है तो ये बेस बन गया, ये बेस है तो ये एसिड बन गया। मतलब बेरिलियम ऑक्साइड बेस भी बन सकता है, एसिड भी बन सकता है, इसीलिए इसकी नेचर कैसी है, एम्फोटेरिक इन नेचर। जब बेरिलियम ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा बेटा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा। आप जानते हो BeCl2 इज ए सॉल्ट एंड फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल। बेटा अगर वो बेस NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ऑक्साइड देगा, दैट इज ए Na2BeO2। दिख रहा आपको ऊपर वही वाला। तो यहां पर बेटा एसिड एंड बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड इट आल्सो लिबरेट द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब यहां पर ये क्लैरिटी आ गई सर कि बेरिलियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक है। मतलब ये किसी एसिड से भी रिएक्ट कर सकता और किसी बेस से भी रिएक्ट कर सकता। इतना ही नहीं बेटा, अगर आप हाइड्रोक्साइड ले लो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, उसकी एसिड और बेस से रिएक्शन कराओ तो आपको यही लिबरेट होगा। व्हाट इज दैट, कि उसकी एक सॉल्ट देगा और ये देगा। मैं यहां बना के दे दूं बेटा, देखिए अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यहां लिखता हूं मैं, ये आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, BeOH टेकन ट्वाइस। बेटा ये भी है BeOH टेकन ट्वाइस। इसकी रिएक्शन एसिड से करवाओ, इसकी रिएक्शन बेस से करवाओ। बेटा अगर एसिड से करवाओगे तो ये उसकी सॉल्ट देगा एंड इट लिबरेट द वाटर मॉलिक्यूल। अगर बेस से कराओगे तो वो Na2BeO2 देगा एंड इट लिबरेट द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब अब भी देखो आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक है। क्यों, इसकी टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज द बेस दोनों के साथ आ रही है। इज इट क्लियर बेटा। तो रिएक्शन ऑफ दिस बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हमने देख लिया है। कोई डाउट है इसमें किसी को। चलो, और रिएक्शन मैंने यहाँ बैलेंस की नहीं किया है, बैलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा इसमें, क्योंकि एग्जाम में कभी उतना बैलेंस के बारे में नहीं पूछता है। वो ये जरूर पूछेगा कि इनकी रिएक्शन होने के बाद व्हाट इज द प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन्ड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड है एंड दैट विल बी कॉल्ड एज बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब इनकी रिश्तेदारी का नाम क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। किसकी रिश्तेदारी बेटा, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की रिश्तेदारी का नाम है। तो ये बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर डायगोनली रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, ये देखो बेटा, ये आपका लिथियम है, ये सोडियम है, राइट। इसके आगे ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है,
बेटा ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, ये कार्बन है, सिलिकॉन है। ये आपका लिथियम मैग्नीशियम से डायगोनली रिलेटेड है। ये आपका बेरिलियम एल्यूमिनियम से बेटा डायगोनली रिलेटेड है। और ये बोरॉन आपके सिलिकॉन से भी डायगोनली रिलेटेड है, राइट। इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अच्छा बेटा यहाँ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम दे डायगोनली रिलेटेड तो है, लेकिन क्यों डायगोनली रिलेटेड है अगर आपसे पूछा जाए तो रीजन लिखना बेटा, ड्यू टू सिमिलर। व्हाई दे आर डायगोनली रिलेटेड, तो रीजन लिखना ड्यू टू सिमिलर आयनिक साइज। इनकी आयनिक साइज आसपास सेम होती है। एंड ड्यू टू सिमिलर आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू। हाँ बेटा, इनकी आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू आसपास सेम ही होती है। और इवन इनकी पोलराइजिंग पावर भी सेम होती है, ड्यू टू सेम पोलराइजिंग पावर, राइट। तो ये रीजन है बेटा, आयनिक साइज, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, पोलराइजिंग पावर नियरली सेम होने के कारण ये एलिमेंट एक दूसरे से डायगोनली रिलेटेड होते हैं, राइट। अब ये डायगोनली रिलेटेड तो है, ठीक है, इसमें कुछ खास बात क्या है तो ये भी देखेंगे बेटा। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात करो, दे कैनॉट रिएक्ट विद द एसिड इजीली। अब ये ऐसा क्यों, आप जानते हो एल्यूमिनियम को अगर किसी एसिड से रिएक्ट करा लो, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बेटा, तो व्हाट विल हैपन, initially it will react with the concentrated nitric acid, but further reaction of the aluminum with the nitric acid was stopped due to the formation of a oxide layer on its surface। तो उसी को रखते हुए हम पॉइंट ये भी लिख सकते हैं बेटा, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम cannot react with the acid, they cannot react with the acid easily due to formation of, हाँ बेटा, they cannot react with water, है ना, they cannot react with acid easily due to formation of oxide layer on its surface। मतलब ऐसा मत समझो कि वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, इनिशियली रिएक्शन होगी, बाद में उसका रिएक्शन रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। बेटा इनकी सरफेस में ऑक्साइड लेयर फॉर्म होने के कारण इनका फर्दर रिएक्शन रुक जाएगा, राइट। यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा अभी जो हमने रिएक्शन ऑफ दिस बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम लिखा है, और जो मैंने आपको बताया कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कैन नॉट रिएक्ट विद द एसिड इजीली, क्यों नहीं, पहले तो रिएक्ट कर लेगा और बाद में उसकी रिएक्टिविटी रुक जाएगी या रिएक्शन रुक जाएगा। और क्यों रुकेगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। अब यहां देखिए, मैं उसी के कुछ एग्जांपल्स यहां देने जा रहा हूं। रिएक्शन ऑफ द बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम विद द एसिड। बेटा आप सारे बच्चे जानते होंगे कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो आप सीख लो। क्या देखो, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा HNO3 कैसे बिहेव करता है, तो आपने बोलना HNO3 बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर आपको कैसे मालूम, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है नेसेंट ऑक्सीजन देने की। सर बता सकते हो, तो देखो बेटा, अगर आपके पास ये HNO3 है, अगर ये टूटेगा तो क्या देगा बेटा, एक तो NO2 देगा, एक तो NO2 देगा, वाटर भी देगा और नेसेंट ऑक्सीजन भी देगा। आपको समझ में आ रहा बेटा, इसकी टेंडेंसी नेसेंट ऑक्सीजन देने की है, किसकी, नाइट्रिक एसिड की। मतलब अगर मैं ऐसे कुछ रिएक्शन लिखूं, देखो बेटा रिएक्शन ऐसा लिख रहा हूं, अगर आप बेरिलियम को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो आप जानते हो इसने नेसेंट ऑक्सीजन दिया, इसने लिया और बेरिलियम सीधा कन्वर्ट हो गया बेरिलियम ऑक्साइड में। बाकी के बाय प्रोडक्ट बेटा आपके NO2 प्लस वाटर। तो हमारा ये जो HNO3 कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस बेरिलियम टू बेरिलियम ऑक्साइड, क्योंकि बेरिलियम में बेरिलियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड में बेरिलियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। आप देख सकते हो 0 से +2 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब बेरिलियम की क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन होगी। किसके कारण हुई, HNO3। मतलब HNO3 will oxidizes beryllium to beryllium oxide, hence HNO3 will act as an oxidizing agent। और ये क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि HNO3 की टेंडेंसी है क्या देने की बेटा, नेसेंट ऑक्सीजन। वैसी रिएक्शन आप एल्यूमिनियम के साथ पकड़ो, ये आपका एल्यूमिनियम है, ये HNO3 है बेटा। HNO3 क्या करेगा, अपना नेसेंट ऑक्सीजन ये एल्यूमिनियम भाई को देगा,
और एल्यूमिनियम भाई अपना Al से कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3। बाकी के जो बचे हुए प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा, NO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। मतलब आप देखो आपकी एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी और Al2O3 में Al बेटा +3 में आ गया, मतलब एल्यूमिनियम की क्या हो गई सर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया। किसके कारण हुआ, HNO3। तो HNO3 will act as an what? Sir, nitric acid will act as an oxidizing agent which will oxidizes aluminium into aluminium oxide. I hope आपको ये समझ में आ गया बेटा कि HNO3 will act as an oxidizing agent and it oxidizes beryllium to beryllium oxide and aluminium to aluminium oxide. यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे देखेंगे हैलाइड फॉर्म बाय द बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। राइट, बना लिए, वेरी गुड। अब देखिए हैलाइड फॉर्म बाय बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेटा बेरिलियम का हैलाइड क्या होता है, BeCl2। एल्यूमिनियम की हैलाइड क्या होती है बेटा, AlCl3। थोड़ा सा इसके ऊपर भी कंसेप्ट में काम करेंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा BeCl2 में, BeCl2 बेटा it can form bridge chloride structures, right? It can form bridge chloride structures. Even they have a tendency to act as a Lewis acid and they will be used as a what we can say sir as a Lewis catalyst. थोड़ा इन दोनों के बारे में बताऊंगा, सुनो आप बेटा। BeCl2 एक बेरिलियम है और एक क्लोरीन है और बेटा ये भी क्लोरीन है। देखो यहां पर ये बेरिलियम है, ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन। देखो बेटा BeCl2 के दो अलग अलग फॉर्मूले लिखा। देखिए मैंने ऐसे क्यों लिखा बता रहा हूं। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, बेरिलियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा, अपना एक डेटिव बॉन्ड इस बेरिलियम के साथ बना देगा। यहां पर देखो ये क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर बेरिलियम के वैकेंट ऑर्बिटल में देके डेटिव बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ गए, दैट विल बी कॉल्ड एज ए डायमराइजेशन, DIMERISATION। बेटा डायमराइजेशन मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ गए, कॉल्ड एज ए डायमराइजेशन। इसके कारण क्या हो गया, दिस बोथ BeCl2 and AlCl3 it act as what sir, it act as Lewis acid. Beta they also use in where, they are used in Friedel-Crafts reactions। हाँ बेटा हमारे पास Friedel-Crafts alkylation और acylation है ना, वहां पर इनको यूज किया जाता है एज ए Lewis acid। इतना ही नहीं बेटा, they also form bridge chloride structures। they form ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर्स। ये ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर्स इन दोनों से BeCl2 और AlCl3 से मिलते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर हो गया अबाउट द हैलाइड फॉर्म बाय द बेरिलियम BeCl2 और AlCl3 के। अब मैं AlCl3 का भी दिखाऊंगा बेटा डायमरेशन कैसे हो सकता है। AlCl3 का देखो, एल्यूमिनियम Cl कैसे करेंगे, क्योंकि डायमरेशन तो बनानी है तो AlCl3 तो दो लगाना पड़ेगा ना, AlCl एंड Cl। फिर बेटा AlCl देखो AlCl3 का एक मॉलिक्यूल, AlCl3 का दूसरा मॉलिक्यूल, इसके लोन पेयर से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डेटिव, इसके लोन पेयर से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डेटिव, तो आपको बन गया ना डायमराइजेशन ऑफ AlCl3 बन गया बेटा। देखो डायमराइजेशन ऑफ AlCl3, इवन डायमराइजेशन ऑफ BeCl2 भी आ गया। तो ये सारे डायमराइज्ड प्रोडक्ट कैसे दिखते हैं बेटा, दे कैन फॉर्म ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर्स, दे एक्ट एज ए Lewis acid, दे विल बी यूज्ड इन व्हाट, Friedel-Crafts रिएक्शन। राइट, ले लो यहां पर स्क्रीनशॉट। बेटा अब होगा ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम एंड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, इनका नेचर देखेंगे कैसा है। मैं आपसे बताऊं बेटा, ये जो हमारा बेरिलियम ऑक्साइड होता है ना BeO, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब इसकी टेंडेंसी एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करने की है। जैसे कि देखो बेरिलियम ऑक्साइड है बेटा, बेरिलियम ऑक्साइड है,
अगर आप किसी एसिड से रिएक्ट करा लो, और हो सकता है कि किसी बेस से भी रिएक्ट करा लो। वैसे एल्यूमिनियम को पकड़ो बेटा, ये ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम है, किसी एसिड से रिएक्ट करा लो और उसी ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम को किसी बेस के साथ रिएक्ट करा लो, तो देखो बेटा क्या आएगा, इसके साथ एसिड से रिएक्ट करेगा तो इसका सॉल्ट आएगा BeCl2, बाकी के बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। बेस से रिएक्ट कराओगे तो Na2BeO2, अभी भी हमने देखा था सोडियम बेरिलेट, बाकी वाटर बाहर। इसकी एसिड से रिएक्शन करा लो बेटा, ये इसकी सॉल्ट देगा AlCl3 प्लस ऑफ वाटर, और इसको बेस NaO से रिएक्ट करा लो बेटा, आपको देगा NaAlO2 कॉल्ड एज ए सोडियम मेटा अल्यूमिनेट, कॉल्ड एज ए सोडियम मेटा अल्यूमिनेट प्लस बाकी का वाटर मॉलिक्यूल माइनस। देखो इसके ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम अब भी यहाँ +3 जाती है, 2 into 2 4 बेटा, -4 + 1, ठीक है, -4 + 1 -3 बिकम +3। अब भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, ये क्या दे दिया, सोडियम मेटा अल्यूमिनेट, राइट। तो ये रिएक्शन बता रही है बेटा कि बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दोनों का नेचर कैसा है, दोनों का नेचर एम्फोटेरिक नेचर का है। मतलब बेरिलियम ऑक्साइड आपका एसिड से भी और बेस से दोनों से रिएक्ट हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बेटा आपका एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट देगा, राइट। चलो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट। बेटा ये तो पॉइंट आपने लिख लिया, ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम एंड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर है और उसके हिसाब से आपने ये रिएक्शन जोड़ दी है, अच्छी बात है। और एक बात देखो बेटा, मैं ये बोल दूंगा कि अगर मुझे बात करनी है कि इनकी टेंडेंसी क्या है, तो आप लिख सकते हो बेटा, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इवन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैक्सिमम, राइट बेटा, अगर आप मैक्सिमम कोवेलेंसी की बात करो बेरिलियम की, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बेरिलियम कितनी होती है, 4, बट वैसी ही मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम अगर आप देखो बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम देखो तो ये आती है 6। अब ये 4 क्यों है, ये 6 क्यों है, ये बच्चों को रीजन मालूम होना चाहिए बेटा। यहां पर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, बेटा यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल एक भी अवेलेबल नहीं है, ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल और एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। और 6 क्यों है, तो लिखना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। तो बेटा अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली वो अपनी ऑक्टेट को क्या करेगा बेटा, एक्सटेंड करेगा, इट कैन एक्सपांड इट्स ऑक्टेट एंड इट कैन मेक इट्स वैलेंसी अप टू 6। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। चलो बेटा कॉम्प्लेक्सेस जिससे लिखा ना मैंने, ये दे फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस वाला, इसके बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास BeF2 है और बेटा BeF2 में मैंने 2 फ्लोराइड आयन फिर से डाल दिया, तो आपको कॉम्प्लेक्स कैसे मिलेगा जानते हो, एक Be होगा, एक F4 होगा, और ये कितने बेटा -2 दिख रहे हैं, तो ये आपको पूरा का पूरा इस तरह से -2 वाला एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो BeF2 ऑन ट्रीटेड विद द 2F- इट गिव्स BeF4 और ये कॉम्प्लेक्स जो दिख रहा है ये कैसा है, तो बोला सर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा। कैसा कॉम्प्लेक्स है बोला सर, दे कॉम्प्लेक्स जो बना वो एक टेट्राहेड्रल है। इतना ही नहीं बेटा, अगर मुझे B+2 के फॉर्म में मिल गया ना, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके ये भी एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Be बॉन्डेड विथ ए 4 वाटर मॉलिक्यूल। और देखो बेटा यहाँ पर आपका जो +2 है ये इस तरह से +2 आ जाएगा, तो बोला इट इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ये भी जो बना आपका ये वाला हाइड्रेटेड फॉर्म वाला, बेटा ये भी कैसा है सर, ये भी हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। ये भी कैसा है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब जानते हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 4 लिगैंड, सेंट्रल एटम B सराउंडेड बाय 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गया। एंड दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय B+2 BeF2। बेटा एज वेल एज अगर मैं AlF3 की बात करूं ना, तो एल्यूमिनियम की टेंडेंसी भी है बेटा कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, लेकिन वो जो बनाता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। जिस तरह से बेरिलियम ने आपको टेट्राहेड्रल बनाया,
अगर आप एल्यूमिनियम की बात करो तो वो कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। मैंने BF2 लिया, यहाँ मैं AlF3 लूंगा, यहाँ B+2 लिया, बेटा मैं यहाँ पर Al+3 लूंगा। अब देखो यहाँ 2 फ्लोराइड हुए, यहाँ पर 3 फ्लोराइड आएंगे और इससे आपको AlF6 कितनी बेटा -3, ये -3 कॉम्प्लेक्स आ गई। इसी तरह से इसने कितने वाटर एब्सॉर्ब किए 4, बेटा ये 6 वाटर मॉलिक्यूल लेगा और उसके हिसाब से एल्यूमिनियम वाटर टेकन 6 टाइम और यहाँ देखिए बेटा +3 राइट, और ये भी आपको आ गया +3। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है 6, यहाँ सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम कितनी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है 6। हम बोलेंगे सर दिस इज कॉल्ड एज ए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दिस इज कॉल्ड एज ए बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब आप बच्चों को क्लैरिटी आ गई कि बेरिलियम कैन फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वेयर सेंट्रल एटम बेरिलियम इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी बेटा sp3 की होगी, और एल्यूमिनियम कैन फॉर्म द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो सकती है बेटा 6 है ना, तो sp3d2 3 2 5 1 6, ये हाइब्रिडेशन भी पूछता है राइट। ले लो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट। अब ये तो सब बच्चों को मालूम है प्रॉपर्टीज के बारे में सर। अगर आप सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स की मेटालिक नेचर देखते हो तो क्या बोलो बेटा, मेटालिक नेचर ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। बेटा अगर हम इसकी बात करें ना, मेटालिक नेचर ऑफ सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट क्या होगा, इट विल बी इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। इसका मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और अपना बेरियम, तो सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर बेरियम की है और सबसे कम मेटालिक नेचर हमारे बेरिलियम की है राइट बेटा। इतना लिख लो, फिर बोर्ड साफ करके और आगे जाएंगे बेटा। अब एक थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा देता हूं, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी वाला। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कौन सा ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा और कौन सा थर्मली स्टेबल नहीं होगा। तो सुनो, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कैसा, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन and smaller the size of the anion are thermally more stable, मतलब आपका जो कैटायन हो वो भी छोटा हो, एनायन हो वो भी छोटा हो, सही है बेटा। तो मैं ऐसे लिखूं, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन किससे रिएक्ट हो रहा बेटा, दैट इज स्मॉलर साइज ऑफ एनायन, और ऐसे जो स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन और एनायन के बीच की जो बॉन्डिंग होगी ना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, मतलब वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। बेटा आप कैटायन स्मॉलर और लार्जर तो पता कर सकते हो, लेकिन स्मॉलर साइज ऑफ एनायन को समझना है तो आप हाइड्रेट आयन समझ लो। जितने भी हाइड्रेट आयन होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं, तो स्मॉलर साइज ऑफ एनायन एंड स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन होगा, थर्मली मोर स्टेबल होगा। इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल हाइड्रेट के साथ में हम एक काम करेंगे बेटा, लिथियम वाला देखेंगे। बेटा ये लिथियम हाइड्राइड, सोडियम, पोटेशियम, बेटा ये रुबिडियम, ये सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फ्रेंशियम नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, और हमको पूछा कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है। तो आप जानते हो बेटा लिथियम अपनी छोटे साइज ऑफ कैटायन है और हाइड्राइड छोटी साइज ऑफ एनायन है, तो स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन आर थर्मली मोर स्टेबल, मतलब लिथियम हाइड्राइड इज थर्मली मोर स्टेबल देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। ये ऑर्डर आ गई थर्मल स्टेबिलिटी की। अच्छा, सेकंड ग्रुप एलिमेंट के हाइड्राइड ढूंढो बेटा। सेकंड ग्रुप एलिमेंट क्या आएगा, बेरिलियम, देन
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम। आप जानते हो CH2 कैल्शियम हाइड्रेट इज कॉमनली कॉल्ड एज ए व्हाट, हाइड्रोलिथ। ये नीट में पूछा गया था। तो बेटा इसमें आपका जो हाइड्रेट है वो स्मॉलर साइज ऑफ एनायन है, और आप जानते हो स्मॉलर द साइज ऑफ द एनायन स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन थर्मली मोर स्टेबल। मतलब ये आपका बेरिलियम स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन है और हाइड्रेट स्मॉलर साइज ऑफ एनायन है, और ये थर्मली मोर स्टेबल, मतलब इट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब दूसरा बेटा अगर आपके पास लार्जर साइज ऑफ कैटायन हो, क्या हो, लार्जर साइज ऑफ कैटायन हो, और वो किससे जुड़ा हो, लार्जर साइज ऑफ एनायन से जुड़ा हो, लार्जर साइज ऑफ एनायन से जुड़ा हो, तो इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और ये भी थर्मली मोर स्टेबल होगा। अब बात आती है सर लार्जर साइज ऑफ एनायन कौन से है, बेटा कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, इवन बेटा बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे आपके लार्जर साइज ऑफ एनायन होते हैं। अगर इनकी लार्जर साइज ऑफ एनायन को अगर आप किसी लार्जर साइज ऑफ कैटायन से जोड़ दो तो आपको क्या आएंगे बेटा, दैट कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड एज ए थर्मली मोर स्टेबल। चलो एग्जांपल करके देखेंगे। अगर मैं 1A ग्रुप की कार्बोनेट ले लूं तो Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, फिर क्या आएगा बेटा Rb2CO3 रुबिडियम कार्बोनेट, CS2CO3 सीजियम कार्बोनेट। आपके हिसाब से कार्बोनेट कैसा एनायन है बेटा, लार्जर साइज एनायन है कि स्मॉलर साइज है? ऑब्वियसली सर लार्जर साइज है। बेटा अगर एनायन की साइज लार्जर है तो कैटायन की भी साइज कैसी हो, लार्जर हो। तो लार्जर साइज ऑफ कैटायन, लार्जर साइज ऑफ एनायन विल फॉर्म ए थर्मली मोर स्टेबल। इसका मतलब आपका सीजियम लार्जर साइज ऑफ कैटायन है और कार्बोनेट आपका लार्जर साइज ऑफ एनायन है, और ये थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर किसकी बेटा, आपके 1A ग्रुप की होगी। अगर आपको लगता है सर कार्बोनेट आप सेकेंड ग्रुप बनाओ तो बना लो बेटा, बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम। बेटा आप सोचो, थोड़ा ट्राई करके देखो, अब ये बेरिलियम कार्बोनेट थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा कि बेरियम कार्बोनेट थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा? थोड़ा सोच के बोलो। वीडियो पॉज कर रहा हूं बेटा, सोच के बोलो। तो बेटा आपको आंसर मिल गया होगा। देखिए बेरिलियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कैसा है, लार्जर साइज ऑफ एनायन है, तो ये लार्जर साइज ऑफ कैटायन के साथ थर्मली मोर स्टेबल होगा। और आप जानते हो बेरियम इज द लार्जर साइज ऑफ कैटायन है, इट इज थर्मली मोर स्टेबल, सो इट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। राइट बेटा, मैंने कार्बोनेट किया, हाइड्रेट भी किया। चलो एक काम करेंगे, सल्फेट भी करके देखेंगे। बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्टियम एंड देन बेरियम। दिख रहा है? तो आप बताइए बेटा, सल्फेट हमारा लार्जर साइज ऑफ एनायन है कि स्मॉलर साइज ऑफ एनायन है? सर सल्फेट हमारा लार्जर साइज ऑफ एनायन है। किसके साथ ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा? लार्जर साइज ऑफ कैटायन। इसमें लार्जर साइज कैटायन कौन है बेटा? बेरियम, थर्मली मोर स्टेबल। सो ये आ गई ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ 2A ग्रुप एलिमेंट। कोई डाउट है बेटा किसी को इसमें? आई होप आपको समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, राइट? तो इतना याद रखना, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर साइज ऑफ एनायन के साथ थर्मली मोर स्टेबल है। लार्जर साइज ऑफ कैटायन, लार्जर साइज ऑफ एनायन के साथ थर्मली मोर स्टेबल है। और ये कंसेप्ट आपको यहाँ दिख रहा है बेटा, कार्बोनेट, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट आर द लार्जर साइज ऑफ एनायन बट हाइड्राइड इज द स्मॉलर साइज ऑफ द एनायन। ले लो स्क्रीनशॉट। बेटा अब हम देखेंगे इसमें ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब आप सोचो, जो ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा वो लेस सॉल्युबल होगा। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी मतलब आप वाटर की बात कर रहे हो, अल्कोहल ईथर अगर हुआ तो मेंशन करेगा, नहीं तो सीधा सीधा वाटर की बात करेगा बेटा। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी कैसे देखते हैं? जो ज्यादा थर्मली स्टेबल है लेस सॉल्युबल इन द वाटर,
और जो लेस थर्मली स्टेबल है बेटा मोर सॉल्युबल इन द वाटर। तो एक कंसेप्ट लगाएंगे, देखो ध्यान से बेटा, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, राइट। पहला वाला कार्बोनेट की लिखेंगे, देखो बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और इसको मैं स्टार मार्क दे रहा हूं। क्यों? ये नीट में बेटा अब तक के 5 साल के एग्जाम में, अब तक के 5 साल के नीट के एग्जाम में 4 साल यही सवाल पूछा है, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है बच्चे गलती कैसे भी करेंगे, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं मालूम कि बच्चे सुधीर सर से केमिस्ट्री पढ़ते तो गलती नहीं करेंगे, और आप लोग नहीं करोगे बेटा। देखो, लिथियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट में थर्मली मोस्ट स्टेबल कौन था? ये था। अगर ये थर्मली ज्यादा स्टेबल है तो लेस सॉल्युबल होना चाहिए, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं उसको ऐसा ही रखूंगा, क्योंकि बेटा ये एक्सेप्शनल है, और ये एक्सेप्शनल है इसीलिए मैंने यहां पर स्टार मार्क डाल दिया। मतलब सीजियम कार्बोनेट थर्मली मोर स्टेबल है तो लेस सॉल्युबल होना चाहिए, पर उल्टा हो गया, ये भी बेटा मोर सॉल्युबल इन द वाटर, और ये एक्सेप्शनल केस है इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया। अच्छा, आप सेकंड ग्रुप की कार्बोनेट की बात करो बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, और बेटा ये आ गया बेरियम। आप बोलो इन कार्बोनेटों में, अच्छा वर्ड है ना, इन कार्बोनेटों में, वेरी गुड बेटा, इन कार्बोनेटों में विच इज थर्मली मोर स्टेबल? बेरियम। भाई जो ज्यादा स्टेबल है लेस सॉल्युबल, हाँ सर, ये देखो एज इट इज आ गई, इसमें एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि स्टार नहीं लगाया मैंने, समझे आप। सल्फेट की बात करो, बेरिलियम वाली, बेटा 2A ग्रुप की सल्फेट, BeSO4, MgSO4, बेटा CaSO4, स्ट्रॉन्टियम सल्फेट SrSO4, और बेटा बेरियम सल्फेट BaSO4। अब देखो इन सब में, सारे सल्फेटों में आपका बेरियम सल्फेट थर्मली मोर स्टेबल था। भाई जो ज्यादा स्टेबल लेस सॉल्युबल, और जो लेस स्टेबल मोर सॉल्युबल इन द वाटर। तो ये होगी बेटा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट। एक काम करो बेटा, हाइड्रोक्साइड का भी कंसिडर करके देखेंगे, दैट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और आपसे पूछा गया इन सब में ज्यादा सॉल्युबल कौन है, तो आप क्या बोलना बेटा, जिसकी बेसिक नेचर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ऐसा भी बोल सकते हो। तो मैं बता दूं बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सीजियम हाइड्रोक्साइड की बेसिक नेचर ज्यादा, सो इट विल बी सॉल्युबल इन द वाटर इजीली। अगर ऐसा नहीं है तो एक कंसेप्ट अपना लगा लो भाई, आपका OH कैसा है, एक स्मॉलर साइज ऑफ एनायन है, और आप बोलो बेटा स्मॉलर साइज ऑफ एनायन एंड स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन थर्मली मोर स्टेबल, मोर द स्टेबल लेस द सॉल्युबल, लेस द स्टेबल मोर द सॉल्युबल। बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ आपका 1A है। उसी तरह से सॉल्युबिलिटी ऑफ 2A भी बिठा के देखो बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, और ये आ गया आपका बेरियम, और इनमें भी उन्होंने पूछ लिया भाई सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। अब तो और आसान हो गया ना आपको, हाइड्रोक्साइड इज ए स्मॉलर साइज ऑफ एनायन, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन के साथ थर्मली मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल लेस सॉल्युबल, मतलब यहां भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये बेटा पूरा कंसेप्ट अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, और ये पूरी कंसेप्ट अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 1A एंड 2A ग्रुप एलिमेंट। ले लो बेटा, यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कभी कभी एनसीईआरटी में आपको देखो, एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, और एग्जाम में कभी कभी ये सवाल पूछा भी गया है कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ बेरिलियम इन बेरिलियम क्लोराइड व्हेन इट इज इन वेपर फेज, एंड व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ बेरिलियम इन बेरिलियम क्लोराइड व्हेन इट इज इन सॉलिड फेज। ये सवाल पूछा गया है बेटा।
आपका ये जो BeCl2 है ना, अगर ये वेपर फेज में होगा तो बेटा इसका स्ट्रक्चर मोनोमेरिक होगा। बेटा मोनोमेरिक मतलब ऐसा BeCl2 वाला, और इसमें आपका बेरिलियम की एविडेशन होगी sp। लेकिन ये जो मोनोमेरिक जो बनाते हो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास बेरिलियम का डायमर था, आपको याद होगा, मैंने अभी भी पढ़ाया था। ये B के साथ Cl, फिर एक Cl, फिर B के साथ Cl, फिर एक Cl, ये डे 2 बॉन्ड यहाँ, ये डे 2 बॉन्ड बेटा यहाँ। ये क्या है, एक्चुअली डायमरिक फॉर्म है उसका। बेरिलियम का कौन सा फॉर्म है बेटा, ये उसका एक डायमरिक फॉर्म है। बेटा इस डायमरिक फॉर्म को अगर आप 1200 केल्विन 1200 केल्विन में हीट करो ना, तो ये डायमरिक कन्वर्ट हो जाएगा मोनोमरिक, और मोनोमरिक में बेरिलियम की एविडेशन क्या आएगी, sp2, मतलब वो कौन सी फेज में आ रहा, वेपर फेज। लेकिन बेटा यही BeCl2 अगर आपके सॉलिड फेज में आ जाए, तो सॉलिड फेज में अपना BeCl2 बेटा पॉलीमेरिक फॉर्म में आता है, मोनोमेरिक डायमरिक नहीं आएगा। कैसे आएगा सर, ये अपने पॉलीमेरिक फॉर्म में आएगा, और पॉलीमेरिक फॉर्म में जब आएगा उसकी एविडेशन बेटा sp3 होगी। उसमें हाइब्रिडेशन ऑफ बेरिलियम, आपकी बेरिलियम की एविडेशन कैसी होगी, दैट कम अंडर द sp3 एविडेशन। मतलब अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना भी है तो कैसे बनाऊंगा, ये कुछ ऐसे आएगा बेटा, B फिर Cl, फिर B फिर Cl, फिर यहां से यहाँ, इस तरह से लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर बनते जाएगा, और इस केस में हमारे बेरिलियम की एविडेशन क्या आएगी बेटा, sp3। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। BeCl2 वेपर फेज में हो, हाइब्रिडेशन उसकी sp होती है। BeCl2 सॉलिड फेज में हो, हाइब्रिडेशन ऑफ बेरिलियम sp3 होती है। ये मोनोमरिक जो दिख रहा है आपको बेटा कब होता है, जब डायमरिक को 1200 केल्विन में हीट करा लो तो मोनोमरिक आएगा, जिसमें बेरिलियम की एविडेशन क्या दी गई है, sp। लेकिन यही BeCl2 सॉलिड फेज में होगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में आता है इस तरह से, और इन पॉलीमेरिक फॉर्म में बेटा इन बेरिलियम की एविडेशन क्या होती है, sp3 एविडेशन होती है। राइट, चलो लिख लो बेटा यहां तक। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक होता है, दैट इज द नाइट्रेट ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। दैट इज द नाइट्रेट ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। बिठा दे, वेरी गुड बेटा। बेटा ये जो नाइट्रेट है सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट का, M की वैलेंसी +2, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, तो आप इसे MnO3 टेकन ट्वाइस ले लो। राइट बेटा, अगर आप इसे हीट करो ना, नाइट्रेट को हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड NO2 एंड O2 देगा बेटा। अगर हीट करा लो तो मेटल ऑक्साइड भी देगा, NO2 भी देगा और O2 भी देगा। सर ये क्या है, these are the nitrate of 2A group element। बेटा these are the nitrate of 2A group element, और इनको हीट करो, इट फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, सेकेंडरी ग्रुप की मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस वाज लिबरेटेड। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि बेटा ये जो आपने मेटल लिया ये क्या था, तो बेटा ये जो M जो आपने लिए, ये M जो क्या थे सर, वो बेरिलियम भी हो सकता, मैग्नीशियम भी हो सकता, कैल्शियम भी हो सकता, एंड इवन बेटा हमारा स्ट्रॉन्टियम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट को ले लो बेटा, तो ये क्या करेगा, ये क्रिस्टलाइजेस करेगा 6 वाटर मॉलिक्यूल को, एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म द मैग्नीशियम नाइट्रेट विद 6 वाटर मॉलिक्यूल। वैसे आप बेरियम नाइट्रेट को ले लो बेटा, वो भी क्रिस्टलाइज करेगा एज ए अनहाइड्रस सॉल्ट, लेकिन BaNO3 बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, डाउन द ग्रुप टेंडेंसी फॉर द हाइड्रोलिसिस गेट डिक्रीजेस। मतलब ये जो नाइट्रेट आपको मिल रहे हैं, अगर मैं ले लू मैग्नीशियम नाइट्रेट बेटा MgNO3 टेकन ट्वाइस, तो आप बताओ बेटा इज हैज ए टेंडेंसी टू क्रिस्टलाइजेस 6 वाटर मॉलिक्यूल। मतलब आपका जो मैग्नीशियम नाइट्रेट एग्जिस्ट कैसे करेगा, MgNO3 टेकन ट्वाइस डॉट 6H2O के फॉर्म में। लेकिन जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे, आपके पास यहाँ बेरियम का नाइट्रेट है, BaNO3 टेकन ट्वाइस, बेटा इट विल बी क्रिस्टलाइजेस, इट विल बी कैसे, इट विल बी क्रिस्टलाइजेस एज अनहाइड्रस सॉल्ट। बेटा एक अनहाइड्रस सॉल्ट की तरह वो क्रिस्टलाइज करेगा, जैसे कि
आपके पास Ba होगा और NO3 होगा टेकन ट्वाइस, ये उसका अनहाइड्रस फॉर्म होगा। इसके साथ एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़ेंगे। मतलब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो, व्हाट टेंडेंसी टू गेट द हाइड्रेटेड फॉर्म गेट डिक्रीजेस। टेंडेंसी है ना बेटा, यहां पर क्या हो रहा, हाइड्रेटेड टेंडेंसी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहां लिख सकते हैं बेटा, as we are coming down the group, hydrated tendency decreases down the group। हाइड्रेटेड टेंडेंसी क्या हो रही है, इट विल बी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटा ये था अबाउट द कंप्लीट पार्ट ऑफ आवर सेकंड ग्रुप एलिमेंट। आप जानते हो इसके साथ में नेक्स्ट पार्ट जो होता है दैट विल बी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो बेटा मैं जस्ट आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लीज यू कैन गो थ्रू इट एज इट इज, एक बार पढ़ लो। इट इज मोर देन एनफ टू आंसर द क्वेश्चन। अगर नीट में कोई भी सवाल वो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सीएमजी से पूछता है तो आप लोग इजीली कर लोगे, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज बेटा इसे बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।